तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10वीं जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है बहुत ही पास आ गया है। इसको देखते हुए प्यारे बच्चों हमने आप लोगों के लिए 50 MCQ यानी 50 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आ गए हैं, जो आपका यूपी बोर्ड जो 2027 में जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस 20 में से 20 प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा कि कितना प्रश्न आप एकदम सही कर पा रहे हो। तो हर प्रश्न को आपको दिखेगा और हर प्रश्न के नीचे मैंने विकल्प दिया है, सही उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1789 में। याद करने का तरीका बताता हूँ, एक लिख देना 7 8 9, 7 के बाद 8 होता है, 8 के बाद 9 आता है, शुरुआत में एक लिख देना फिर ईस्वी लिख देना। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। पहले जर्मनी ना बच्चों कई छोटे छोटे राज्यों या रियासतों में बटा हुआ था, तो उसका एकीकरण किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था। ये जो थे ना इनका नाम था बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मिल्लाह नहीं बिस्मार्क। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। अब इटली का एकीकरण, इटली ठीक है, तो इटली का एकीकरण का योगदान किसका था, तो गैरीबाल्डी का था। किसका, गैरीबाल्डी, लास्ट में बाल्टी मत कीजिएगा, गैरीबाल्डी है। कुछ लोग बच्चे गैरीबाल्टी लिख देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत में प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ वो आपको बताना है। ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों बहुत छोटा है। तो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है। दांडी है देखिए, ठीक है दांडी। ठीक है, तो दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। साबरमती आश्रम से 72 लोगों के साथ निकले थे और गुजरात के दांडी तट पर क्या करते हैं, जाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक बनाकर। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1919, यानी 1919 दो बार लिख देना 1919। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सातवां प्रश्न है, भारत में छापा खाना सबसे पहले किसने लगाया। छापा खाना को अंग्रेजी में प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है, आप सातवें का दीजिएगा। जो सातवें का सही उत्तर है पुर्तगाली, यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले क्या किया था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, छापा खाना। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यानी पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। कब, 1914 में। चलिए नौवां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यानी पूरा अगर आप भारत ले लो, ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो पूरे भारत में प्यारे बच्चों कौन सी मिट्टी पाई जाती है, हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए 10वां प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो काली मिट्टी होता है उसमें कौन सा फसल उगाया जा सकता है। एक मिट्टी में कई तरह के फसल उगाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी मिट्टी होता है, जो भी मिट्टी का प्रकार होता है, वो मिट्टी एक फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, बाकियों के लिए भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि काली मिट्टी गेहूं चावल में होगा, लेकिन कुछ ऐसा कुछ वो फसल है जो बहुत ही अच्छा तरीके से उसी के लिए समझो काली मिट्टी बनी हुई है, तो उस फसल का नाम बताना है। तो सही उत्तर क्या प्यारे बच्चों है, बी कपास। यानी काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है, कुछ गुजरात में भी पाया जाता है, कुछ मध्य प्रदेश, यानी महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश इन तीन क्षेत्रों में मिला जुला कर पाया जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, यानी हमारे भारत देश की सबसे लंबी कौन है, गंगा नदी, जो कितना है लगभग 2500 किलोमीटर है। लगभग में एग्जैक्ट पूछा जाए कि कितना है, तो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 9वीं की, उसमें एनसीईआरटी के राइटरों ने बता रखा है कि जो गंगा नदी है वो एग्जैक्ट लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। यानी एग्जैक्ट की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है, लगभग 2500 एनसीईआरटी के अनुसार, कक्षा 9वीं का जो अपवाद तंत्र नाम का चैप्टर है उसके अनुसार। ठीक है, चलिए हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका प्यारे बच्चों सही उत्तर है कृषि उत्पादन, यानी कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए। और आपको सब जानते हो
कि हरित क्रांति में ना हमने HY बीज का प्रयोग किया था, रासायनिक खादों का प्रयोग किया, वहाँ से यूरिया, डाई, पोटाश ये सब निकले। और एक वो होता है ना कि हम जो फसल उगाते हैं वो लोग बोलते हैं डंकल है, देसी नहीं है, चना देसी नहीं है, दाल देसी नहीं, तो क्यों? क्योंकि उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो HY बीजों की वजह से बड़ा होता है। ठीक है, जो पहले मटर का दाना देखो यहाँ छोटा था, अब इतना बड़ा हो जा रहा है, मतलब समझो पहले से बड़ा हो रहा है। या उसका जो फली होता है ना, पहले छोटा होता है, अब बड़ा इस तरीके से हो रहा है, तो क्यों? HY बीजों का प्रयोग करें, यानी उतने खेत में अब ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। हरित क्रांति उसी से संबंधित है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, कि एक बीघा में जहाँ 10 बोरे उगा देते हैं, अब एक बीघा में कैसे 15 बोरे निकाले, कैसे 18 बोरे की उत्पादन करें। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है मानिसराम है। क्या? मानिसराम है। चलिए, क्या मानिसराम? मानिसराम है। ठीक है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? किस राज्य में लौह अयस्क सबसे पाया जाता है? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्रमुख उत्पादक है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा है कोयला, यानी भारत में जो बिजली उजली बनता है वो ज्यादा करके कोयले से ही बनता है, क्योंकि कोयला खत्म तो हमको दिक्कतें होंगी। ठीक है, चलिए अगला है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उदाहरण है, क्या है? भाखड़ा नंगल योजना। भाखड़ा नंगल योजना है बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण। इसमें क्या होता है? बांध बनाते हैं, बांध बनाकर क्या करते हैं? हम बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, बिजली को हम उत्पादन में बढ़ावा करते हैं। इस तरीके की परियोजना इसमें रहती है, 3 तरीके की। ठीक है, बाढ़ को नियंत्रित करना, बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, और भी एक होता है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 2 प्रमुख रूप से होते हैं, बाढ़ नियंत्रण को, बिजली उत्पादन को बढ़ावा दो। चलो 17वां प्रश्न है, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या होता है? जनता, यानी जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ पर मुख्य आधार जनता को रखा जाता है, शासन में, शासन पद्धति में, कि जनता की भागीदारी हो। भारत में शासन व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन बी है, बी लोकतांत्रिक, ये नहीं है। ठीक है, ये तो मुंह से गलती से निकल, लोकतांत्रिक है। ठीक है, चलिए भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो 3 स्तर की भारत में सरकार है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, बीच में राज्य सरकार, और नीचे स्थानीय सरकार होती है। जैसे आप देखो गांव जाओ तो ग्राम प्रधान मिलते हैं, या सरपंच, चौधरी, मुखिया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, चलो संघवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन है शक्तियों के विभाजन से। संघवाद से में क्या होता है? हम शक्ति को ना एक व्यक्ति या एक संस्था के पास नहीं रखते। देखो हमारे यहाँ क्या है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार, स्थानीय में सरकार। क्यों हमने ऐसा किया? ताकि सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास ना हो। एक व्यक्ति के पास होगा ना तो गलत यूज भी कर सकता है। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। अब मान लो कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई सांसद नहीं बन सकता, तो ग्राम प्रधान ही बन जाए। कोई लगता है कि नहीं मैं 4 गाँव का प्रधान बन सकता हूँ लेकिन विधायक नहीं बन सकता, तो जिला पंचायत जैसे क्षेत्रों का चुनाव लड़ सकता है। वार्डों का उनका चुनाव होता है, जिला पंचायत में जो जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। तो इस तरीके से मतलब एक भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? शक्तियों को बांटा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और सारी शक्ति एक के पास ना हो। ठीक है, चलो अगला देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो 2 चीजें, एक है कब अपनाया गया और दूसरा कब लागू हुआ। तो अपनाया कब गया मैं बताता हूँ। हमारा संविधान हमने 26 नवंबर 1949 को बनाया। ये सी जो है यहाँ पर ऑप्शन सी, ये अपनाने की बात बता रहे हैं, यहाँ पर लागू पूछा है तो सी यहाँ पर क्यों आ गया? जैसे सी क्या था, गलती टाइपिंग से उधर चला गया, तो सी ऑप्शन क्या है वो देखो। सी में बता रहा है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हमने अपने देश का संविधान को अपनाया। अपनाने का मतलब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बना लिया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपा था कि हमने बना लिया, आप इसको स्वीकार करें, तो उन्होंने अपनाया था। और इसके ठीक 2 महीने बाद 26 नवंबर 1950 को, किस दिन, सॉरी 26 जनवरी, उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने भारत देश में, संपूर्ण भारत में अपने संविधान को लागू कर दिया। तो कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 में। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो इसलिए हम देखो हर साल जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है, बी ऑप्शन। चलिए राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए सत्ता प्राप्त करना, उनका तो एक ही उद्देश्य होता है कि सत्ता हम प्राप्त करें। चलिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष। पहले भारत में वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, बाद में उसको हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन है जीवन स्तर में सुधार। क्या? जीवन स्तर में सुधार, मतलब अच्छा शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा रोजगार हो, इस तरह की चीजें जो हैं, जो इंसान को जीने के लिए जो मूलभूत चीजें चाहिए वो एकदम अच्छी तरीके से हो। चलिए 26वां प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? ऑप्शन है कृषि आता है, यानी कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, इस तरह की प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में किससे संबंधित है? तो उद्योग से संबंधित। द्वितीय क्षेत्र में क्या उद्योग होता है? जैसे कोई कार बन रहा है, कोई मोबाइल बोला है, यानी उद्योग मैन्युफैक्चरिंग चीजें आती हैं। तीसरा आ रहा है, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तृतीय क्षेत्र में आपका जो है कौन आता है? तृतीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों बैंकिंग सेवा आते हैं, यानी जो डायरेक्ट लोगों को सेवा, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, ये सेवा देते हैं। ठीक है, सेवा देते हैं। 29वां प्रश्न, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है। ठीक है, मुद्रा। चलिए 30वां प्रश्न, बैंक में जमा धन पर मिलने वाले अतिरिक्त धन को क्या कहा जाता है? यानी बैंक में यदि आपने कोई धन जमा कर दिया, उस पर अतिरिक्त जो है धन मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्याज बोलते हैं। ठीक है, चलिए वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली कौन सी संस्था है? तो WTO है, यानी विश्व व्यापार संगठन, अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब विश्व, ट्रेड का मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, विश्व व्यापार संगठन, WTO बोलते हैं। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 5 स्टार लगा दूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1986 में बनाया गया था, 1986 में। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए हो ह्यूम द्वारा। ए ओ ह्यूम नाम के एक व्यक्ति थे जो रिटायर ICS अधिकारी थे। जैसे आज के समय IAS चलता है ना, उस समय ICS चलता है, इंडियन सिविल सर्विस, इस तरह से होता था। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ। कहाँ पर? चंपारण। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का जो पठार है वो सबसे ऊंचा, आज भी ऊंचा, इसकी ऊंचाई थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? महात्मा गांधी के। किसके नेतृत्व में? महात्मा। देखिए ये प्रश्नों को क्लियर कर दो। पूछ रहा है भारत में सबसे बड़ा पठार कौन? दक्कन का पठार, यानी सारे पठार का अब तो बहुत उनके कम है हो चुकी घिसाव के कारण, क्योंकि ये लाखों करोड़ वर्ष पहले बने थे, तो घिसाव इनकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। लेकिन उसके बावजूद पठारों में, भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में जो पठार है, उनमें सबसे अधिक पठार की जो ऊंचाई होती है वो दक्कन के पठार की होती है। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो जो संविधान सभा बना था उसका अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भारत में सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। भारत का जो संविधान है वो भी एक तरीके से कानून ही है, जो सबसे बड़ा कानून है। गरीबी रेखा किससे से संबंधित है? आय से संबंधित है, आय से संबंधित ज्यादा करके है। चलिए सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है भारतीय रेल। भारतीय रेल क्या सार्वजनिक है, किसी व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वह भविष्य के लिए। किस लिए? भविष्य के लिए। चलिए 42वां प्रश्न, लोकतंत्र में चुनाव कौन करता है? चुनाव आयोग कराता है। लोकतंत्र में चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन आज से मतलब 26 साल पहले वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तो उसमें मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। उपभोक्ता का अधिकार किससे जुड़ा है? सुरक्षा और जानकारी से जुड़ा हुआ है। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। WTO की स्थापना 1995 में हुई। चलिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? 3 स्तरों की। सबसे ऊपर आपको जिला परिषद मिलेगा, फिर नीचे पंचायत समिति मिलेगा, फिर सबसे नीचे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में एक ही व्यक्ति एग्रेस होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में प्रधान होते हैं, बहुत आप बिहार के उधर जाओ तो उधर चौधरी टाइप के उनको बुलाया जाता है। सॉरी हरियाणा में चौधरी उनको बोला जाता है,
आप जो है बिहार में जाओ तो वहाँ पर उनको मुखिया इस तरह के बुलाया जाता है। तो सरपंच हुआ महाराष्ट्र में आमतौर पर बुलाया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र है तो है एक ही पद, तो बस कहीं पर सरपंच तो कहीं पर चौधरी, कहीं पर मुखिया तो कहीं पर प्रधान बुलाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी भाषा में लोग बोलते हैं। चलिए 47वां प्रश्न है, खनिज तेल को क्या कहा जाता है? खनिज तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम में जितने भी खनिज तेल है जैसे डीजल, पेट्रोल, फिर आपका केरोसिन, जिसको हम मिट्टी का तेल या घासलेट भी बोलते हैं, ठीक है, वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल डीजल और उसके बाद आपका मिट्टी का तेल हो गया, इस तरह उनको पेट्रोलियम कहा जाता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? जवाबदेही। लोकतंत्र में सबसे बड़ा गुण इनमें से क्या है? एक है जवाबदेही, कि आप जो भी काम करोगे पारदर्शी रहेगा, यानी जनता देखेगी और जनता को आप जवाब दोगे। चलिए 49वां प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? तो 1991 में आर्थिक सुधार हुआ। हमने क्या किया, निजी क्षेत्रों को भी कहा कि भैया आओ आप देश में अपना योगदान करो। नहीं तो उससे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता था कि जो निजी क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्रों में एंटर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लाइसेंस जैसी व्यवस्था थी। अब जैसे मान लो किसी को स्कूल खोलना है तो लाइसेंस नहीं चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन करो चलाओ। तो पहले हर बात के लिए लाइसेंस सरकार लेती थी। तो हमने 1991 में ढीला किया, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग काम कर सकते हो। इसको हम लोग आर्थिक सुधार के रूप में देखते हैं, उनको भी भागीदारी बनाना। चलिए 50वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कौन से विषय का अध्ययन शामिल है? तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ये 50वें का अंतिम प्रश्न है। तो ये रहे प्यारे बच्चों 50 SMCQ। इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।